जब भी भारत के सबसे अमीर और ताकतवर राजघरानों का जिक्र होता है तो अक्सर मैसूर, हैदराबाद या जयपुर का ही नाम सामने आता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिहार की ऐतिहासिक मिट्टी में दफन एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी उजागर करने जा रहे हैं जिसकी ताकत और दौलत आज के ग्लोबल अरबपतियों को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। खैर, आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। अब जरा इनके साम्राज्य के आकार पर गौर कीजिए। दरभंगा राज का इलाका इतना विशाल था कि ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इस एक अकेले परिवार का नियंत्रण जिस क्षेत्र पर था वो आकार में आज के कई आधुनिक यूरोपीय देशों को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। ये सिर्फ कोई आम जमींदारी नहीं थी, ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसके आगे बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी अपना सिर झुकाते थे। और इस असीमित ताकत को आप बस इस एक नंबर से समझ सकते हैं, 4500। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये उन गांव की सटीक संख्या है जो पूरी तरह से उनके सीधे नियंत्रण में थे। सोच कर देखिए, इन 4500 गांव से आने वाला लगान और संसाधन ही वो मजबूत नींव थी जिस पर इस राजघराने ने अपनी बेहिसाब दौलत और ताकत का महल खड़ा किया था। भाग 1, भारत का भूला हुआ साम्राज्य, इंडियाज फॉरगॉटन एम्पायर। भाग 2, कलम से बना राजघराना, एन एम्पायर बिल्ट बाय पेन। आमतौर पर इतिहास में जब भी हम साम्राज्यों की बात करते हैं तो वो युद्ध, रक्तपात और तलवारों के दम पर खड़े किए जाते हैं, लेकिन इनका उदय बिल्कुल अलग था। अकबर के दरबार की एक शास्त्रार्थ से लेकर अंग्रेजों के साथ रणनीतिक समझौतों तक और 1934 के भयंकर भूकंप के बाद फिर से खड़े होने से लेकर 1962 में अंतिम महाराजा के निधन तक, इनके इस असाधारण सफर और पतन को हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर नाम के एक बेहद विद्वान ब्राह्मण से। वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि शास्त्रार्थ यानी एक बौद्धिक बहस के लिए। और यकीन मानिए, अकबर उनके तर्कों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने एक ताम्रपत्र पर लिखकर उन्हें पूरा का पूरा मिथिला क्षेत्र उपहार में दे दिया। बिना एक भी खून के बूंद बहाए महज एक बौद्धिक बहस ने एक ब्राह्मण परिवार को शासक बना दिया। भाग 3, अकूत संपत्ति और शाही विलासिता, इमेंस वेल्थ एंड रॉयल लग्जरी। अब इस बात पर ध्यान देना सबसे दिलचस्प है कि आखिर इतना पैसा आता कहाँ से था। दरअसल दरभंगा महाराज ने अपने पूरे राज्य को छोटे छोटे सर्कल्स में बांट रखा था और हर सर्कल का एक मैनेजर होता था। बड़े पैमाने पर नील की खेती, जंगलों की लकड़ी का भारी व्यापार और उन 4500 गांवों से आने वाला लगान, इस अचूक प्रबंधन प्रणाली के जरिए वे सालाना करोड़ों रुपए का भारी मुनाफा कमाते थे। और ये पैसा खर्च कैसे होता था? मतलब विलासिता का ये आलम था कि उन्होंने एशिया का पहला पूरी तरह से वातानुकूलित और भूकंप रोधी महल नरगोना पैलेस बनवाया। गैराज में दर्जनों रोल्स रॉयस गाड़ियां, फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट का बेशकीमती नौलखा हार, उनकी खुद की निजी ट्रेनें और हवाई जहाज, और पेरिस और लंदन से सिलकर आने वाले कपड़े। जब उनकी निजी ट्रेन गुजरती थी तो पटरियों के किनारे सिर्फ उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। दौलत के साथ साथ उनका रुतबा भी गजब का था। एक बार द सर्च लाइट नाम के एक अंग्रेजी अखबार ने महाराज के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें छाप दीं। अब कोई और राजा होता तो शायद संपादक को धमकाता, लेकिन महाराज ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने टक्कर देने के लिए द इंडियन नेशन और आर्यावर्त जैसे अपने खुद के अखबार शुरू किए और बाद में उस विरोधी अखबार को ही खरीद लिया। ये थी उनकी धाकड़ मीडिया रणनीति। भाग 4, देशभक्ति और तांत्रिक रहस्य, पेट्रियोटिज्म एंड तांत्रिक मिस्ट्रीज। इस शाही चकाचौंध के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही थी। एक तरफ उनका सार्वजनिक चेहरा था, जहां 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर अपना साम्राज्य बचाया था, लेकिन निजी तौर पर 1934 के भूकंप के समय महात्मा गांधी खुद उनके आलीशान महल में रुके थे। महाराज ने गांधी जी के हरिजन फंड में लाखों रुपए का गुप्त दान दिया था, वो भी इस सख्त शर्त पर कि अंग्रेजों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कूटनीति का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। थोड़ा रहस्य की बात करते हैं। दरभंगा में मौजूद श्यामा माई मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, इसे सीधे श्मशान भूमि में महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता के ठीक ऊपर बनवाया गया है। राज परिवार का ये पक्का विश्वास था कि तंत्र विद्या और श्यामा माई के आशीर्वाद के कारण ही उनकी इतनी बड़ी दौलत और उनका वंश दोनों सुरक्षित हैं।
ये बात आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। लेकिन इन सबके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के निर्माण में सबसे बड़ी आर्थिक मदद उन्होंने ही की थी। इसके अलावा कोलकाता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, संस्कृत विद्यालय और मैथिली संस्कृति को बचाने की मुहिम, अगर उनके दान की गणना आज के समय के हिसाब से की जाए तो वो निश्चित रूप से अरबों रुपए के बराबर होगी। भाग 5, महान साम्राज्य का दुखद अंत, ट्रैजिक एंड ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है, इतने शक्तिशाली परिवार का अंत आखिर हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई 1947 के जमींदारी उन्मूलन कानून से, लेकिन साम्राज्य को असल और सबसे बड़ा झटका 1962 में लगा, जब अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह का अचानक निधन हो गया और उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। बिना सीधे वारिस के उस विशाल संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर ही एक भयंकर और न खत्म होने वाली कलह शुरू हो गई। नतीजा क्या हुआ? जिस खजाने की रक्षा कभी पूरी फौज करती थी, वो अपनों के ही लालच में लुट गया। बेशकीमती पेंटिंग्स और फर्नीचर कौड़ियों के भाव बेच दिए गए। जो शानदार महल कभी राजा की शान हुआ करते थे, वे या तो जर्जर खंडहर बन गए या फिर उन्हें सरकारी दफ्तरों में बदल दिया गया। एक पूरा का पूरा साम्राज्य आपसी विवादों की भेंट चढ़ गया। और अंत में ये कहानी हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को यूं ही बर्बाद होने देना चाहिए? एक ऐसा साम्राज्य जिसने देश की संस्कृति और शिक्षा में इतना बड़ा योगदान दिया, वो आज अपने ही देश में उपेक्षा का शिकार क्यों है? क्या इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करके एक विश्व स्तरीय म्यूजियम में नहीं बदलना चाहिए? इतिहास के इस भूले हुए पन्ने पर विचार किया जाना बेहद आवश्यक है। सोचने वाली बात है ना?